तो हम लोग आज बेटा डिस्कस करने में लगे हैं आजकल वैदिक एज। बताइए कहीं कोई समस्या तो नहीं आ रही है? हम लोग जो पिछला डिस्कस कर चुके हैं उसमें हम लोगों ने वैदिक टाइम पीरियड में हम लोगों ने टाइम को डिस्कस कर रखा है। टाइम डिस्कस हो गया है। हम लोगों ने टाइम डिस्कस किया था 1500 बीसी टू 600 बीसी, ये टोटल टाइम पीरियड था। फिर इसको हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था, एक था प्री वैदिक एज, एक था पोस्ट वैदिक एज। क्लियर है? तो ये सब चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके थे। प्लस हम लोग ये भी डिस्कस कर चुके थे कि नाम से, उसके वर्ड से कौन कौन से मीनिंग निकल रहे हैं। वैदिक वेद से निकला है जिसका मीनिंग नॉलेज होता है। इसको देने वाले कौन हैं? आर्यंस हैं, आर्य सभ्यता, हम लोग जानते ही हैं। मॉडर्न हिस्ट्री में भी बेटा आप पढ़ते हैं दयानंद सरस्वती जी को। तो दयानंद सरस्वती साहब ने कहा था वेदों की ओर लौटो, ठीक है। और उन्होंने एक जो इंस्टीट्यूशन बनाया था बेटा, हम लोग जानते हैं ना कि उनका इंस्टीट्यूशन का नाम क्या है? आर्य समाज। आर्य समाज आज भी है। तो आर्य समाज का मतलब ही है कि जिन्होंने वेदों को दिया था। तो आर्य और वेदों को हम लोग पैरेलल लेके चलते हैं क्योंकि आर्यों की ही देन वेदास हैं। तो एक ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। आइए अब नई चीज स्टार्ट करते हैं। नई चीज में हम लोग और आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं वैदिक एज में। तो वैदिक एज का टोटल टाइम पीरियड हम लोग यहां पर लिख लेते हैं और यहां पे हम लोग फर्स्ट चीज समझने का प्रयास करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं प्री वैदिक एज। इट मीन्स के जो टाइम हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे वो 1500 बीसी से 1000 बीसी के बीच का टाइम डिस्कस करेंगे। अब थोड़ा मूड बनाए रहिएगा प्री वैदिक एज का, ठीक है। अब हम लोग देख रहे हैं कि वैदिक एज है। इंडिया में लोग आए, कहां से आए? सेंट्रल एशिया से आए, मध्य एशिया से आए। मैक्स मुलर साहब ने बोला था कि आर्यंस कहां से आए हैं, तो वो सेंट्रल एशिया से आए हैं। तो सेंट्रल एशिया से एक समूह, या कह सकते हैं कि जो आर्यंस हैं बेटा, ये जो आर्यंस हैं ये कबीले के रूप में, जिसको हम ट्राइब कहते हैं या ट्राइब्स कहते हैं, ट्राइब्स के रूप में बेटा, या जिसे हम हिंदी में कबीला कहते हैं, तो कबीले के रूप में ये भारत में आए थे आर्यंस। और भारत में आने के बाद इन्होंने अपना एक्सपेंशन स्टार्ट कर दिया। जब इन्होंने अपना एक्सपेंशन स्टार्ट कर दिया तो उसी में फिर इन्होंने नॉलेज की भी बात करना शुरू कर दिया। तो वही हमारे लिए वैदिक एज बन गई। इसी में अब हम लोग देखते हैं कि ट्राइबल रूप में इंडिया में आए थे। अब जैसे मान लीजिए कि पूरा एक हम एरिया मान लेते हैं, इस एरिया में बहुत सारे आर्यंस रह रहे हैं। अब क्या होगा कि जब वो भारत में रहना स्टार्ट कर देंगे तो सबसे बड़ी चीज है कि वो एक सिस्टम डेवलप करेंगे। सिस्टम का यहां मतलब क्या है कि भारत में वो आकर रहेंगे और इतनी ज्ञान की बातें कर रहे हैं, तो इसका सीधा सा मतलब है कि उन्हें ज्ञान है, ठीक है। तो धीरे धीरे वो क्या करेंगे कि अपने आप को इंडिया में, भारत में, उत्तर भारत में इस्टेब्लिश करेंगे। नॉर्थ इंडिया में अपने आप को इस्टेब्लिश करेंगे। जब इस्टेब्लिश करेंगे तो उस इस्टेब्लिशमेंट में फिर वो सिस्टम को डेवलप करेंगे कि किस सिस्टम को वो अडॉप्ट करके आगे बढ़ेंगे। तो दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, हमेशा याद रखना कि एक, उन्होंने हम लोगों को नई चीजों के रूप में क्या दिया? वेद दिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। वेद के साथ साथ उन्होंने यज्ञ, ये शब्द उत्तर भारत के लोगों ने कभी नहीं सुना था। तो यज्ञ एक शब्द है, ये नया वर्ड है जो उन्होंने हमें इंट्रोड्यूस कराया इस वर्ड से। और दूसरा है वर्णा सिस्टम, वर्ण व्यवस्था। ये दो ऐसे वर्ड हैं जिसके बारे में नॉर्थ इंडियंस को बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। आर्यंस आए तो उन्होंने नॉलेज दी। नॉलेज को कन्वे करने के लिए और उसमें एक रिलीजियस एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए उन्होंने क्या स्टार्ट कर दिया? यज्ञ स्टार्ट कर दिए। पहली इंपॉर्टेंट चीज। दूसरी कि जो वर्ण सिस्टम है जिसको हम वर्ण व्यवस्था कहते हैं, तो वर्ण सिस्टम उन्होंने स्टार्ट कर दिया। इस वर्ण सिस्टम की सबसे बड़ी विशेषता बेटा क्या है? इस वर्ण सिस्टम की सबसे बड़ी विशेषता यह है
कि यहीं से सोसाइटी डेवलप होना शुरू हो जाएगी और इस वर्ण सिस्टम में ही आप सुनते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्राज। ये हम लोग अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो यहां पर आपको दो शब्द कौन से पकड़ने हैं या ध्यान रखने हैं कि इन्होंने हमें इंट्रोड्यूस कराया है किस वर्ड से, यज्ञ से और वर्णा सिस्टम से, वर्ण व्यवस्था से। इसी में हम लोग बेटा आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में जब हम लोग देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि इन्होंने जो वर्णा सिस्टम डेवलप किया है, थोड़ा सा आइए वर्णा सिस्टम को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि वर्णा सिस्टम बेसिकली था क्या। ये सब प्री वैदिक एज की हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। एक पॉइंट याद रखिएगा कि जितना भी हम लोग यहां पर जो कुछ भी अब डिस्कशन कर रहे हैं उसका एक ही सोर्स है और वो सोर्स है ऋग्वेदा। ऋग्वेद में जो कुछ भी लिखा हुआ है हम लोग बेटा उसी को डिस्कस करेंगे, क्योंकि ना तो मैं अपने मन से कोई बात बता सकता हूं और ना ही कोई और व्यक्ति अपने मन से यहां पर हिस्ट्री को ऐड कर सकता है। तो जो कुछ भी हम लोग यहां पर पढ़ेंगे कि वो ट्राइब के रूप में आए, उन्होंने यज्ञ, वर्ण सिस्टम, ये सब चीजें उन्होंने दी, तो ये सारा का सारा सोर्स कौन सा है? ऋग्वेदा। प्री वैदिक टाइम पीरियड का बोला है, यहां पे लिखा हुआ है प्री वैदिक टाइम पीरियड का टोटल सोर्स जो है वो ऋग्वेदा है। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं वर्ण सिस्टम को। तो जब आर्य भारत में आ गए तो आने के बाद उन्होंने अपने ही लोगों में डिवीजन कर दिया। डिवीजन किस रूप में कर दिया, क्यों कर दिया? वो डिवीजन इसलिए किया कि हर व्यक्ति का अपना एक काम निश्चित होना चाहिए, नहीं तो वो दूसरे के काम में डिस्टरबेंस क्रिएट करेगा। तो उससे क्या हुआ कि कुछ लोग थे जिनका पूजा पाठ में मन लगता था, ठीक है, तो वो किस में चले गए? ब्राह्मण में। कुछ लोग थे जिनका लड़ाई झगड़े में मन लगता था, वही होता ही है, तो वो क्या बन गए? वो क्षत्रिय। और तीसरा वर्ण था जिसको काम करने में मजा आता था, ठीक है, तो जो काम करने में जैसे आनंद आता था वो किस में कन्वर्ट हो गया? वो वैश्य में कन्वर्ट हो गया। तो प्राइमा फेसी जब हम बिल्कुल स्टार्टिंग में चीजों को समझते हैं तो ध्यान रखिएगा, स्टार्टिंग में ऋग्वेद में केवल और केवल 3 वर्णों का ही उल्लेख किया गया है। यह आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा कि स्टार्टिंग में केवल 3 वर्णों का या 3 वर्णों की चर्चा की गई है। कौन कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। ठीक है, मैं इसको हिंदी में भी लिख देता हूं। ब्राह्मण की चर्चा है स्टार्टिंग में, क्षत्रिय की है और वैश्य की है। शूद्र भी नहीं है, ठीक है, स्टार्टिंग में शूद्र नहीं है। उसका रीजन यह है कि उनको आवश्यकता नहीं थी उस समय, और शूद्र कैसे आएंगे इस पर भी अभी हम लोग बस थोड़ी देर में डिस्कशन करेंगे। तो स्टार्टिंग में कितने वर्ण हैं आपसे पूछा जाए तो 3 वर्ण हैं। उसके बाद जो चौथा वर्ण है शूद्र, जो शूद्र है, शूद्र ये बच्चा लास्ट में जो प्री वैदिक टाइम पीरियड है 1500 टू 1000, तो जब 1000 के आसपास समय पहुंचने लगा तब हमें इस नए वर्ण या वर्ण की हमें जानकारी मिलती है। शूद्र शब्द या जो वर्ड है शूद्र, ये हमें लेटर प्री वैदिक एज, मतलब प्री वैदिक एज जब लगभग खत्म होने वाला था तब हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है। तो अगर आपसे कहा जाए स्टार्टिंग में कितने वर्ण थे तो आपका आंसर बिल्कुल 3 वर्ण थे। बाद में कौन सा वर्ण ऐड किया गया? तो चौथे वर्ण के रूप में शूद्र को ऐड किया गया। अब यही 4 जो हैं ये वर्ण सिस्टम को एस्टेब्लिश कर देंगे। हर एक का बेटा अपना एक निश्चित कार्य होगा, काम होगा, वर्क होगा, वो उसी काम को अच्छे से करने का प्रयास करेगा। अब देखिए कि उनके पास काम कौन कौन से हैं और वो कर क्या रहे हैं। यही आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पोर्शन है, बहुत तसल्ली से चीज को समझिएगा, ठीक है। अच्छा, वैदिक टाइम पीरियड में, प्री वैदिक टाइम पीरियड में या ऋग्वैदिक टाइम पीरियड में ब्राह्मण का काम क्या था? तो आपके दिमाग में तुरंत आंसर आ रहे होंगे
पूजा पाठ करना, ठीक है। लेकिन नहीं, यहां पे थोड़ा सा सतर्क रहिए और शब्दों पे ध्यान दीजिए कि ब्राह्मण जो है उसका मेन काम था यज्ञ करना, ठीक है। तो यहां पे आपको याद रखना है कि ब्राह्मण का मेन वर्क क्या है, यज्ञ करना। वो स्वयं यज्ञ करता था प्लस यज्ञ कराना। अगर किसी को यज्ञ कराना है तो वो ब्राह्मण के माध्यम से ही यज्ञ करा सकता था। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर आपसे मान लीजिए एग्जाम में पूछे कि ऋग्वैदिक काल में ब्राह्मण का काम क्या था, तो ब्राह्मण का काम था यज्ञ करना और कराना। ना केवल यज्ञ करना, ना केवल यज्ञ कराना, बल्कि ये आया हुआ क्वेश्चन है, उसमें ए बी सी डी करके ऑप्शन थे। ए में ऑप्शन था यज्ञ करना, बी में था यज्ञ कराना और सी ऑप्शन में था यज्ञ करना और कराना। तो राइट आंसर क्या था, सी, ठीक है। आया हुआ क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा यहां पर ध्यान रखिएगा कि बोला क्या जा रहा है। क्लियर है? तो ब्राह्मण जो है ये ज्ञान देने का ये काम करते थे और यज्ञ से जुड़े हुए थे। चलिए, आराम से एक बात समझ में आ गई। दूसरा, क्षत्रिय हैं। क्षत्रिय का काम बेसिकली क्या है? आप में से कुछ बच्चे क्षत्रिय वर्ण से होंगे, तो क्षत्रिय का काम क्या है? अब यहां पे हम लोग, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि राज्य का विस्तार करना, ठीक है। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि समूह की रक्षा करना, ठीक है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर क्षत्रियों के पास क्या थी, इसमें कोई डाउट नहीं है बेटा कि क्षत्रिय जो हैं वो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। बिल्कुल सही है कि बेटा वो रक्षा करते थे, डिफेंस करते थे। अब प्रश्न उठता है बेटा किसकी? ये सबसे जेन्युइन क्वेश्चन है और बहुत तसल्ली से समझिएगा भी, अच्छा पॉइंट है कि क्षत्रिय का काम है रक्षा करना। अब आप मुझे बताइए कि वो किस चीज की रक्षा कर रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज उस समय क्या है, ठीक है। यहीं से आपका एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि आप एकदम से न्यूज हम लोग के सामने आ जाए टीवी पे कि फला फला जगह पर एकदम से भूकंप आने वाला है या बाढ़ आने वाली है, आप लोग भागिए, ठीक है। आपके पास केवल 5 मिनट है, तो क्या लेके भागेंगे, ठीक है। तो जहां तक मैं अनुमान लगा सकता हूं, तो आजकल तो आप मोबाइल लेके भागेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण तो मोबाइल है आपके लिए, है ना। एक सेकंड के लिए भी आंखों से ओझल ना हो, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये हो गई, लेकिन आज की। लेकिन अगर हम उस समय की बात करें तो, लेकिन मोबाइल इंपॉर्टेंट आज के समय नहीं है, आपके लिए है, वो बात अलग है। लेकिन आज भी बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, घर में आप क्या लेके भागेंगे? एलईडी लेके भागेंगे, बताइए, अच्छा, या फ्रिज उठा के भागेंगे, क्या उठा के भागेंगे? बात समझिए। तो आप घर में रखा कैश, देखिए अब समझ में आ रहा है कि इंपॉर्टेंट क्या है। आज आप सबसे पहला काम यह करेंगे कि घर में जो कुछ भी कैश रखा है, गोल्ड है, सिल्वर है, जो कुछ भी है, इसको आप जल्दी से एक कपड़े में लपेटेंगे और भागेंगे, क्योंकि बेटा सब लोग जानते हैं जान है तो जहान है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो गया आज? धन, यानी कि रुपया, पैसा। तो सबसे इंपॉर्टेंट धन है आज, ठीक है। उस समय इस चीज की के पैरेलल कौन चीज खड़ी हुई थी भाई? उस समय धन तो है नहीं। मैंने लगातार बोला कि मैं धन शब्द का प्रयोग कर ही नहीं रहा हूं, जब तक नहीं करूंगा तब तक ना मार्केट में धन नहीं रहेगा। प्री हिस्ट्री में कोई पैसा नहीं है, इंडस वैली सिविलाइजेशन में कोई रुपए पैसे नहीं है, वैदिक कल्चर में कोई रुपए पैसा नहीं है। और ये इंडस वैली तो फिर भी हम लोग जानते हैं कि इंटरनेशनल और नेशनल ट्रेड करती थी, और इंडस वैली सिविलाइजेशन नगरीय सभ्यता थी, सिविलाइज्ड थी। और ये जो वैदिक कल्चर है ये तो बेटा पूरा का पूरा ग्रामीण है, आप बात समझिए, है ना। तो यहां तो रुपए पैसे की और बात नहीं हो सकती, ठीक है। तो बिल्कुल रूरल हम यहां पर कल्चर को पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो धन तो है नहीं, तो धन के स्थान पर क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो प्री वैदिक टाइम पीरियड में हमने एक आपको पॉइंट बताया था कि प्री वैदिक टाइम पीरियड में लोहा नहीं है। बात समझ में आ रही है? लोहा नहीं है। लोहा नहीं है तो इसका मतलब कि एग्रीकल्चर भी अच्छा नहीं है। तो लोग अपना पेट कैसे भर रहे हैं, किसके माध्यम से पेट भर रहे हैं? तो सबसे इंपॉर्टेंट जो मानव के लिए बिल्कुल जान देने वाली बातें थी, वो वस्तु थी
पशु। बात समझिए, पशु। अब देखिए, आज धन है और उस समय क्या थे? पशु, इसीलिए पशुधन कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि पशु एक समय पे धन के बराबर अपनी इमेज को बनाए हुए थे, अपनी क्रेडिट को बनाए हुए थे। तो पशुओं की क्रेडिट वर्तमान समय में धन से रिलेटेड है, मनी। जितना इंपॉर्टेंट आज मनी है, उतना ही इंपॉर्टेंट प्री वैदिक एज में पशु हुआ करते थे। बात समझिए, महत्वपूर्ण बात है। ठीक है, तो अब आपके समझ में आ रहा होगा कि जो क्षत्रिय है बेटा, क्षत्रिय किसकी रक्षा कर रहा है? पशुओं की रक्षा कर रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और कभी कभी बेटा क्या होता था कि अच्छा कबीले हैं, ट्राइब्स हैं, तो कोई कबीला यहां है, कोई कबीला यहां है, कोई कबीला यहां है, तो इन कबीलों में भी फाइट होती थी। ठीक है, तो फाइट किसके लिए होगी? तो आज भी फाइट किसके लिए होती है? बेसिकली रुपए पैसे के लिए। तो उस समय फाइट किसके लिए होगी? फाइट का एकमात्र जो रीजन है उस समय पशु हुआ करते थे। अब यहां पर एक देखिए पिक्चर कि इस ट्राइब ने इस ट्राइब पर अटैक किया। ये मान लीजिए ए ट्राइब है और ये बी ट्राइब है। अब ए ट्राइब ने बी ट्राइब पर अटैक किया, तो अटैक का एम क्या है, उनका उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है उनका? तो ए का लक्ष्य यह है कि बी के जितने मैक्सिमम पशु हो सकते हैं हम चुरा लाएं या छीन लाएं। तो मान लीजिए कि ए ने बी के 200 पशु छीन लिए, तो इनके में पहले से 500 पशु थे, अब इसमें 200 पशु ऐड हो गए हैं, तो अब ये अमीर हो गए हैं। तो अमीरी और गरीबी जो है वो पशुओं की संख्या पर निर्भर करती थी। अब पता लगा कि ये सी है। अब सी ने ए पर अटैक कर दिया कि भाई इनके पास बहुत पशु हैं, बहुत इनकी रंगबाजी चल रही है आजकल, है ना। तो सी ने इन पर अटैक कर दिया और इनसे 300 पशु छीन लाया। तो आप देख रहे हैं फाइट किसके लिए हो रही है? पशुओं के लिए हो रही है, एनिमल के लिए हो रही है। एनिमल उस समय द मोस्ट इंपॉर्टेंट वस्तु हुआ करते थे, इस बात को ध्यान में बैठाइए। तो क्षत्रिय रक्षा किसकी करेगा? मेनली वो रक्षा करेगा पशुओं की। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद बेटा वैश्य है। वैश्य वर्ण जो है, वैश्य क्या करेगा? तो वैश्य का ही काम था पशुपालन। पशुपालन करेगा। ठीक है, लाइव स्टॉक रखेगा अपने पास, तो पशुपालन करेगा, प्लस बहुत थोड़ी सी जमीन में एग्रीकल्चर कर लेगा वो। ठीक है, एग्रीकल्चर कर लेगा। ठीक, तो डोमेस्टिफिकेशन जो है और जो एग्रीकल्चर है, ये मेन कौन काम करेगा? वैश्य करेगा। अब यहां पर एग्रीकल्चर पे ध्यान रखिएगा कि बेटा आयरन नहीं है, आयरन नहीं है, क्योंकि हम लोग प्री वैदिक एज की बात कर रहे हैं। तो आयरन नहीं है, तो फिर एग्रीकल्चर कैसे हो रहा है? तो ऋग्वेद में कुछ मजबूत लकड़ियों का उल्लेख हुआ है, जिन लकड़ियों के माध्यम से वो खेती करते थे, एग्रीकल्चर करते थे। और उस समय जमीन भी बेटा, जो थोड़ी बोड़ी जमीन थी, वो जमीन बहुत मुलायम थी, बहुत अच्छी और उर्वर जमीन थी, उससे बहुत बढ़िया फसल पैदा हो जाती थी। लेकिन यह संख्या में कम होता था, प्रोडक्शन कम होता था, लेकिन कर लेते थे, लेकिन लकड़ी के माध्यम से, आयरन तो था नहीं। तो वैश्य का काम भी आपके समझ में आ गया कि वैश्य क्या कर रहा है। क्लियर है? इससे क्या है, आपके वैदिक टाइम पीरियड की एक इमेज डेवलप होगी। तो इमेज बनाइए दिमाग में, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बेटा शूद्र है। तो शूद्र पहले तो थे नहीं, ठीक है, धीरे धीरे शूद्र आए। शूद्र कैसे आए, उसके लिए एक पहले पिक्चर याद रखिएगा कि देखिए सोसाइटी थी, ठीक है, इस सोसाइटी में कौन था? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। इसको समझिएगा कि शूद्र कैसे आ रहे हैं। पहले शूद्र नहीं थे, लेकिन 300-400 साल बाद शूद्र इंट्रोड्यूस हो गए। तो देखिए समाज है, समाज के नियम कानून होते हैं। नियम कानून क्या होता है? एक नियम कानून हम यहां पर ब्रेक होता हुआ देख रहे हैं। कौन सा? देखिए, ब्राह्मण अगर है तो ब्राह्मण का जो विवाह है, जो मैरिज है, तो ब्राह्मण का विवाह किससे होगा? ब्राह्मण से। क्लियर है? इसी तरह से क्षत्रिय की मैरिज किससे तय है? क्षत्रिय से। और वैश्य की वैश्य से। ये बात समझ में आ गई? अब आपको समझ में आ रहा होगा कि कुछ लोग इस बात को लेकर बहुत ज्यादा एजिटेट होते हैं कि समाज के नियमों को हम ब्रेक करके दिखाएंगे। ठीक है, तो
इससे क्या मीनिंग निकल रहा है कि मेल फीमेल सब जगह है ना। अब जो सोसाइटी का नियम है वो ब्रेक हो रहा है। ब्रेक कैसे हो रहा है कि जो ब्राह्मण मेल है उसने क्या किया कि वैश्य फीमेल को भगा ले गया। बात समझ में आई। अब इसको ऐसे समझिए कि शादी तो ब्राह्मण की ब्राह्मण में होनी थी, वैश्य की वैश्य में होनी थी, क्षत्रिय की क्षत्रिय में होनी थी। लेकिन अगर कोई मेल ब्राह्मण फीमेल वैश्य से शादी कर लेता है, अब आप समझिए एक नई पिक्चर भैया क्रिएट हो गई कि ब्राह्मण मेल है, ठीक है, ये मेल है और वैश्य फीमेल है। क्लियर है। तो इन फ्यूचर जब इनके संतान होंगी, सन या डॉटर, ये बेटा कहां जाएंगे? ये ब्राह्मण में काउंट होंगे या वैश्य में काउंट होंगे? दिमाग आपका बहुत चल रहा होगा इस समय, ठीक है, चलाओ। लेकिन एक बात हम जरूर कहेंगे कि सही नहीं चला रहे हो, क्योंकि चूंकि ये बेसिक्स हैं, इसको थोड़ा सा समझो, ठीक है। तो भाई आपके दिमाग में आ रहा होगा मेल पिता, है ना। अरे तो मेल पिता घंटीलाल, ये नियम बहुत बाद में बना है, ठीक है। ये नियम गुप्ता टाइम पीरियड के बाद बना है कि जो सरनेम है वो पापा का, ठीक है। तो पापा का सरनेम जो है ये इस टाइम पीरियड के लगभग 1500 साल बाद बनेगा नियम। आप अभी बनाए दे रहे हैं तो कैसे सही हो जाएगा? तो बेटा अगर आप कहेंगे मेल तो भी गलत है, कहेंगे फीमेल तो भी गलत है। अरे अब समझो कि ये जो चिल्ली पिल्ली पैदा हो गए हैं, इनको इसमें कहां रखेंगे? वर्ण सिस्टम में। ये ब्राह्मण में भी नहीं जा सकते, क्षत्रिय में भी नहीं जा सकते और वैश्य में भी नहीं जा सकते, क्योंकि इन्होंने सोसाइटी के नियमों के खिलाफ शादी करी है। चलो ये तो तुमको एक बहुत ही हल्का सा इसमें पॉइंट लग रहा होगा। अब देखो थोड़ा सा कठिन पॉइंट। कठिन पॉइंट क्या है? डिफिकल्ट और डिफिकल्ट इमेज क्या बनेगी? जब मेल वैश्य है और फीमेल ब्राह्मण है। अब तुम्हें और लग रहा होगा खतरनाक, है ना, कि ब्राह्मण पुत्री का विवाह हो गया वैश्य से। अरे भैया तब तो ये कांड हो गया भाई साहब। इसे क्या कहेंगे? इसे हम कांड कहेंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब समाज में इसी तरह की बेटा बातें होती थी। तो अब इसको भी देख लीजिए कि मेल वैश्य है, फीमेल ब्राह्मण है। अब आप कहेंगे कि अब ये इसके जो चिल्ली पिल्ली यानी कि जो बच्चे होंगे, ठीक है, वो कहां जाएंगे? तो अब उसमें भी क्वेश्चन मार्क। तो ये जो बेटा क्वेश्चन मार्क वाली औलादें पैदा हो रही थी, बात समझ में आ रही कि नहीं? तो ये जो क्वेश्चन मार्क वाली औलादें थी, इनको बेटा इनमें से कहीं नहीं रखा गया, क्योंकि ये तो सिस्टम है ना। ये सिस्टम ब्रेक है, ये सिस्टम है और ये सिस्टम ब्रेक है। तो इससे क्या हमें समझ में आया? इससे ये समझ में आया कि ये सारी जो प्रश्न चिन्ह वाली औलादें हैं, ये बेटा कहां काउंट हो जाएंगी? शूद्राज में, ठीक है, जब तक कोई और नियम ना बन जाए, ठीक है। क्योंकि प्राइमरी लेवल है, इसको बहुत ज्यादा गंभीरता से बहुत घुसने की जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा समझो, क्योंकि देखो बेटा समाज है, ठीक है, समाज में इस प्रकार की चीजें थी। तो जब प्राइमरी में आपने देखा वैदिक कल्चर में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य है, तो इनिशियल स्टेज में 3 ही वर्ण थे, लेकिन वर्ण सिस्टम में 4 वर्ण हैं। तो शूद्र आया, तो एक छोटा सा एग्जाम्पल ये आपके सामने है कि शूद्र आया, ठीक है। अब इसी के पैरेलल आप ये चीज समझने का प्रयास करिए कि ये एक रीजन हो गया, ठीक है, ऐसे कई रीजन थे। तो इन्हीं रीजनों में बेटा हम एक सुनते हैं अनुलोम विवाह, ठीक है, और दूसरा सुनते हैं प्रतिलोम विवाह, ठीक है, अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह। तो अनुलोम प्रतिलोम विवाह क्या होता है बेटा? ये जो हमने एग्जाम्पल दिया है, ठीक है, अब थोड़ा सा यहां पे ध्यान से सुन लेना तो हमेशा याद रहेगा, ठीक है। वो क्या है? अनुलोम विवाह का मतलब होता है हायर क्लास का मेल। अनुलोम विवाह का मतलब क्या है?
हायर क्लास का मेल और लोअर क्लास की फीमेल। तो मेल कहां से आएगा? हायर क्लास से। फीमेल कहां से आएगी? लोअर क्लास से। जो इन्होंने ये क्लासिफिकेशन किया हुआ है, ठीक है। इसमें ब्राह्मण कौन है? ब्राह्मण नंबर 1 पे है, क्षत्रिय नंबर 2 पे है, वैश्य नंबर 3 पे है। तो अनुलोम विवाह किस टाइप का विवाह कहलाएगा? अनुलोम ही बोलते हैं, परेशान ना होइए, है ना। ये सबसे कॉमन वर्ड्स हैं, अनुलोम प्रतिलोम, ठीक है। तो अनुलोम विवाह में क्या हो रहा है? हायर क्लास का मेल है, लोअर क्लास की फीमेल है। तो हायर क्लास का मेल मतलब ब्राह्मण मेल होगा, क्षत्रिय फीमेल होगी, या ब्राह्मण मेल होगा, वैश्य फीमेल होगी। अगर क्षत्रिय मेल है तो ऑब्वियस सी बात है कि फिर फीमेल वैश्य होगी, तभी वो अनुलोम विवाह कहलाएगा। बात समझ में आ गई? जस्ट इसका जो अपोजिट है वो प्रतिलोम विवाह कहलाएगा, इनवर्स मैरिज, ठीक है। तो वो उसमें क्या बोलेंगे? जो हायर क्लास है, बिल्कुल सही, हायर क्लास की क्या हो जाएगी? फीमेल हो जाएगी, और लोअर क्लास की का कौन हो जाएगा? मेल हो जाएगा। तो जब इनका मेल होगा तो वो कहलाएगा क्या? प्रतिलोम विवाह, इनवर्स मैरिज हमें दिखाई देगी, ठीक है। तो इस टाइप की भी मैरिजेस हैं बेटा। तो ये जो समाज में उठापटक हुई, जो सोसाइटी के रूल टूटे, उससे कुछ संख्या क्रिएट हो जाएगी। वो संख्या काउंट हो जाएगी किसमें? वो संख्या काउंट हो जाएगी शूद्राज में, ठीक है। ऐसे और भी बहुत सारे रीजन होंगे। कुछ ऐसे होंगे लोग जिनका किसी भी काम में मन नहीं लगता है, ठीक है। जब किसी काम में मन नहीं लगेगा तो उनको हाँक हाँक के, मतलब पिटाई कर करके कि चलो इनकी हेल्प करो, चलो इनकी हेल्प करो, चलो इनकी हेल्प करो। तो हेल्पिंग हैंड के रूप में भी एक वर्ग धीरे धीरे क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। एक रीजन ये भी रहेगा शूद्रास के क्रिएशन में, है ना। तो कहने का मतलब कि आर्यंस इंडिया में आए हैं, वो किसी तरह से अपनी चीजों को मैनेज कर रहे हैं। तो उस मैनेजमेंट में हमें ये मैनेजमेंट एक दिखाई देता है। अब इसको आप भूलिएगा नहीं। शूद्र बेटा जो शब्द है, इसका जो पहली बार उल्लेख हुआ है, तो ऋग्वेद का जो ऋग्वेद है, एक पॉइंट है, इसको थोड़ा सा फैक्चुअल पॉइंट है, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा कि जो ऋग्वेद है, ऋग्वेदा है, ऋग्वेद का जो 10th मंडल है, ठीक है। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। फर्स्ट मंडल, सेकंड मंडल, थर्ड मंडल, फोर्थ मंडल, फिफ्थ मंडल, ऐसे टोटल 10 मंडल्स हैं, ठीक है। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त हम जानते हैं मंत्राज, ठीक है। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सबसे पहली बार, फर्स्ट टाइम, ये सब चीजों को सुन के नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो शुद्ध शब्द का पहली बार, सबसे पहली बार उल्लेख कहां हुआ है? ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सबसे पहली बार किसका उल्लेख हुआ है? शुद्ध शब्द का। यह बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, इतना डिस्क्रिप्शन समझ में आया कि नहीं आया? देखिए, स्टार्टिंग में हम लोगों ने देखा था कि वैदिक हैं, ट्राइबल फॉर्म में इंडिया में आ रहे हैं। जब इंडिया में आ गए हैं तो इन्होंने नॉलेज देना शुरू कर दिया और अपनी सोसाइटी डेवलप करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो उससे क्या है कि जब सोसाइटी डेवलप करना शुरू करेंगे तो उन्होंने सिस्टम भी डेवलप करेंगे। तो उसमें यज्ञ का सिस्टम, वर्ण का सिस्टम, तो एक सिस्टम की उन्होंने स्टार्टिंग करी। तो सिस्टम की स्टार्टिंग में हमने क्या देख लिया कि एक तो हमें वर्ण सिस्टम देखने को मिला, ठीक है। लेकिन केवल वर्ण सिस्टम से सोसाइटी तो मेंटेन नहीं हो जाएगी, क्योंकि बेटा आज हम और आप मेंटेन हैं, ठीक है। ठीक बात है, हम फ्री हैं, हमारा फ्रीडम है। तो लेकिन फिर भी हम कॉन्स्टिट्यूशन, अंडर कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग कार्य करते हैं। ऐसा कोई काम नहीं कर सकते जो अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन हो। दूसरा, आईपीसी है, सीआरपीसी है, सीपीसी है, ये सब दंड संहिताएं हैं। इंडियन पिनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, सिविल प्रोसीजर कोड, तो इन सब दंड संहिताओं के अंडर में भी हम आते हैं, ठीक है। तो आईपीसी तो बहुत ही खतरनाक चीज होती है। आईपीसी का मतलब होता है कि
इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि जैसे नहीं कि आप प्लेन में बैठे, आप अमेरिका गए, अमेरिका में आप कहीं भी खुली जगह पे सिगरेट पीने लगे तो ऑब्वियस सी बात है आपका चालान हो जाएगा। या मान लीजिए आपने पानी पी के कुल्ला कर दिया कहीं पे सड़क पे तो आपके चालान हो जाएगा। तो आपके पास जब चालान आएगा, पुलिस वाला आएगा, तो आप ये नहीं कहेंगे कि भाई अमेरिका में हम तो अभी अभी आए हैं, ठीक है, आप हमारा चालान क्यों कर रहे हैं, हमें तो जानकारी ही नहीं थी। तो बेटा आईपीसी जैसी जो चीजें होती है, इंडियन पिनल कोड, जैसे मान लीजिए अमेरिकन पिनल कोड होगा, तो ये अंडरस्टूड होता है कि आप जिस भी देश की धरती पर कदम रखने जा रहे हैं तो ये अंडरस्टूड है कि वहां के लॉज आपको पहले से पता हैं। बात समझिए, ठीक है। तो अगर मान लीजिए इंडियन पिनल कोड में कोई ऑस्ट्रेलियन आदमी व्यक्ति भारत आता है और वो नुकसान पहुंचाता है, मान लीजिए ताजमहल में जाके वो ऐसे खरोचने लग जाए, ठीक है, तो पुलिस वाला आके उस पर जुर्माना कर सकता है। तो वो कहने हमें तो आईपीसी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। तो ये अंडरस्टूड माना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो किसी भी देश में जाके आप कुछ भी एकदम से नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो अंडरस्टूड है कि आपको वहां के लॉज पहले से पता है या आपके ऊपर वो अप्लाई कर जाएंगे उसी टाइम से, ठीक है। तो थोड़ा सा इस ढंग से चीजों को समझिए। तो यहां पर वो सिस्टम डेवलप कर रहे हैं, तो सोसाइटी डेवलप कर रहे हैं, तो उन्होंने वर्ण सिस्टम डेवलप कर दिया। तो लॉज कहां है, नियम कानून क्या है कि समाज में तो बहुत सारी गतिविधियां होती हैं। मान लीजिए आज क्या है, आप घर में रह रहे हैं, पता लगा बाहर कोई 2-4 गाड़ियां आके शोर मचाने लग जाएं, ठीक है, तो आप कम से कम 100 डायल करके पुलिस वालों को बुला तो सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, सोसाइटी है, सोसाइटी का सिस्टम है। तो ये तो वर्ण सिस्टम हो गया, अपने आप को मैनेज करने के लिए जो लोग आए उन्होंने अपने आप को मैनेज कर दिया। जब उन्होंने अपने आप को मैनेज कर दिया, उसके बाद जो दूसरी बड़ी चीज उन्होंने डेवलप करी वो बेटा है एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। बात समझिए, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, प्रशासनिक व्यवस्था, ठीक है। वो क्या थी, शासन प्रशासन कैसे चलता था, किसके हाथ में क्या पावर थी, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में उन्होंने, जैसे मान लीजिए आपसे हम पूछें, ठीक है, कि आज सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी क्या है, तो आपके दिमाग में तुरंत एक आंसर आएगा, विलेज, ग्राम, ठीक है। सही बात है, क्योंकि बेटा शासन या प्रशासन की जो अंतिम निगाह होती है वो किस पर होती है, गांव पर, गांव वाले पे नहीं कि कल्लू राम के घर में पानी आ रहा है कि नहीं, इस पे कभी गवर्नमेंट ध्यान नहीं देगी। हां, कल्लू राम जो XYZ गांव में रह रहा है वहां पानी की व्यवस्था है कि नहीं है। बात समझ में आ रही। तो शासन और प्रशासन जो होता है, शासन का मतलब जो नेता लोग शासन चलाते हैं और जिनके माध्यम से चलाते हैं वो प्रशासक होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव होते हैं, जैसे IAS PCS जो होते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब कि जो शासन प्रशासन है वो किस तरह से मैनेज हो रहा है और उन्होंने अपने एरिया को कैसे डिवाइड कर रखा है, उस पर थोड़ा सा हम लोग बहुत ही एक हल्की सी नजर रखते हैं, बहुत ही आराम से समझने का प्रयास करते हैं। यह भी बेटा आपके लिए मैं पहले से ही आपको बता दूं, डबल स्टार डिस्क्रिप्शन है, बहुत आराम से सुनिए और समझिए, एक ही बार में आत्मसात कर लीजिए। क्या है, देखिए, जब वो प्रशासन को या एडमिनिस्ट्रेशन को क्रिएट कर रहे हैं तो उन्होंने एक डेवलपमेंट किया। उन्होंने उनके समय की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई क्या है, कुल। ऋग्वैदिक काल में सबसे छोटी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी क्या है, कुल, ठीक है, कुल, ठीक है। इसका हेड कौन है बेटा, इसका हेड होगा कुलप। बात समझिए, इसका हेड कौन होगा, कुलप। कुलप कौन है या ये कुल क्या है, ये कुल बेटा वही कुल है जो तुम्हें सुनाया जाता है, ठीक है। जब तुम कोई कलाकारी करके घर जाते हो तो दादी या नानी जो भी सामने हैं, अगर उनको मालूम चल गया कि तुम बहुत बड़ी शैतानी करके आए हो तो वो कुल पे ही बोलती हैं कि कुल का नाश कर डालो, है ना। तो नाश ना करो कुल का, ठीक है, ऐसा काम करो जौन कुल का उद्धार करे, है ना। ऐसा काम ना करो कि कुल का तुम ताड़ा ही दो बेटा, है। तो ऐसे जब इस तरह के कांड आप करके घर जाते हैं तो सुनाया जाता ना, तो बेटा ये वही कुल है। तो कुल का मतलब उस समय होता था
अगर आपको मीनिंग देखना है तो कुल का वहां पर आप समझ सकते हैं परिवार, ठीक है, पूरी की पूरी एक फैमिली, ठीक है, 12, 15, 20, 25, 30 लोगों की फैमिली, जितना बड़ा परिवार वो उस समय रहते होंगे, तो मान के चलते हैं कि 20-25 लोगों का तो परिवार होगा ही, तो वो क्या कहलाएगा, वो सबसे छोटी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है, ठीक है। उसका बेटा हेड कौन है, कुलप। कुलप कौन है, कुलप कौन बनेगा, तो बेटा कुलप वो बनेगा जिसका एक पैर चारपाई पे और दूसरा केले के छिलके पे। बात समझ में आ रही कि नहीं, नहीं आई समझ में। इसका मतलब कि जो बस निकलने वाला होगा या खर्च होने वाला होगा, इट मींस कि सबसे बूढ़ा व्यक्ति है ना, सबसे बूढ़ा व्यक्ति, सबसे वयोवृद्ध, जो सबसे ज्यादा बिल्कुल बिल्कुल बूढ़ा। तो 20-30 लोगों के परिवार में जो बिल्कुल बूढ़ा व्यक्ति होगा, एट लास्ट जो मतलब 70-80 साल, 90 साल, 95 साल, 99 साल, है ना, इस पर बिल्कुल टिके होंगे, बिल्कुल आखिरी समय पर, वो हेड होगा इस कुलप का, ठीक है। उनके बाद अगला बन जाएगा, ठीक। तो सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई क्या है बेटा, कुल, ठीक है। इसके बाद कई कुलों से मिलकर क्या बनता था, कई कुल से मिलकर बनेगा ग्राम, ठीक है। कई कुल आपस में मिलेंगे, कई कुल आपस में मिलेंगे तो एक ग्राम का निर्माण कर देंगे। हम लोग जानते हैं गांव होता है, गांव में क्या होता है, परिवार ही तो होते हैं। किसी गांव में 100 परिवार होते हैं, किसी में 200, किसी में 500, बड़ा गांव होगा तो भाई 500 परिवार, ठीक है। तो कई कुल मिलके क्या बना देंगे, ग्राम। बेटा इसका हेड कौन होगा, तो ग्राम का हेड होता है ग्रामीणी, ग्रामीणी जिसको हम हिंदी में बोलते हैं ग्रामीणी। आपसे एग्जाम में बहुत ही सरल क्वेश्चन पूछता है कि ऋग्वैदिक टाइम पीरियड में ग्राम का मुखिया कौन था, तो आपके और उसमें ऑप्शन दिए रहते हैं, मुखिया है ना, या अध्यक्ष बोलते थे उसे, या ग्रामपति बोलते थे, या ग्रामणी बोलते थे। तो सभी शब्द बहुत ही अट्रैक्टिव होते हैं, लेकिन सही शब्द को पहचाने रहिए कि ऋग्वैदिक टाइम पीरियड में जो ग्राम का हेड होता था उसे ग्रामणी कहते थे, ठीक है। कई ग्राम मिलके बेटा क्या बनता था, कई ग्राम मिलके बन जाते थे विश, ठीक है, विश, क्लियर। और विश का जो हेड था बेटा वही कहलाता था विशपति। विश के हेड को बोलते थे विशपति। तो कई कुल से मिलकर ग्राम बन गया, कई ग्रामों से मिलकर विश बन गया, और कई विश से मिलकर अब क्या बनेगा, अब बनेगा जन। यही जन है, ठीक है। ध्यान करिए, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था राजा जो सुदास थे वो कहां के राजा थे, भरत जन के। मैंने कहा था आगे वीडियो में समझाऊंगा जन क्या होता है। तो देखिए जन आपके सामने आ गया, और जन का हेड जो है उसे बोलते थे जनपति। बेटा ये जो जनपति है यही तुम्हारा राजन है, यही राजा है, ठीक है। राजा पे हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो कुल से मिलकर बन गया ग्राम, ग्रामों से मिलकर बन गया विश, विश से मिलकर बन गया जन। इट मींस कि ऋग्वैदिक टाइम पीरियड में सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई क्या है बेटा, जन। बात समझ में आ रही। और सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई क्या है, कुल, ठीक है। ये बिल्कुल प्राइमरी सिस्टम है सोसाइटी का, बिल्कुल प्राइमरी, ठीक है। इससे क्या होगा, जब यही सिस्टम बेटा आगे कैरी फॉरवर्ड होगा ना, तो इसमें आप देखेंगे कि कुल हट जाएगा, जो यूज में नहीं रहेगा उसको हटा देंगे, तो कुल हट जाएगा, ग्राम से स्टार्टिंग शुरू हो जाएगी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी की। विश जो है ये भी आगे जाके हट जाएगा, अभी नहीं आगे जाके, तो विश भी हमें सुनाई नहीं पड़ेगा। क्यों, हमें क्या सुनाई पड़ता है, ग्राम, ग्राम से ऊपर बढ़ते हैं तो कस्बा, कस्बे से ऊपर बढ़ते हैं तो जिला, जिले से ऊपर बढ़ते हैं तो राज्य, और राज्य से ऊपर बढ़ते हैं तो राष्ट्र, ठीक है। तो अभी ऋग्वैदिक टाइम पीरियड में सबसे बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी क्या है, जन। अरे भैया जनपद तक नहीं बन पाया है अभी, जनपद यानी डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट का भी निर्माण अभी नहीं हो पाया है। और आपके दिमाग में ऋग्वैदिक टाइम पीरियड में राज्य जैसे शब्द आपके मन में आते होंगे, है ना। आप जब मैंने पूछा क्षत्रिय क्या करता था तो आपने एक मन में विचार आया होगा
कि राज्य विस्तार, अरे राज्य है ही नहीं तो विस्तार काहे का करेगा, ठीक है। तो शब्दों पे ध्यान दीजिए कि प्री वैदिक टाइम पीरियड में सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई जन है, ठीक है। जन बनेगा, फिर जनपद बनेगा, फिर उसके आगे बढ़ते बढ़ते चीजें बनेंगी, तो फिर आगे जाके राष्ट्र बनेगा। राष्ट्र का कॉन्सेप्ट अभी नहीं आएगा, ठीक है। चलिए मैं आपको यहीं पे आपको एक हमेशा के लिए ट्रिक समझा देता हूं। उस ट्रिक से आप कभी यह गलती नहीं करेंगे कि आपको किस एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी का किस समय नाम नहीं लेना है, ठीक है। चलिए ये वाली बातें तो आपके समझ में आई गई होंगी, ये वाली बातें पिछली कि एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गई है, कुल, ग्राम, विश, जन, इसके हेड कौन कौन है, ये भी समझ में आ गया, ठीक। अब एक जरा सी एक्स्ट्रा ट्रिक हम आपको समझाना चाह रहे हैं। वो ट्रिक क्या है कि देखिए हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं, प्री वैदिक एज। इसके बाद बेटा कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे, इसके बाद पढ़ेंगे पोस्ट वैदिक एज, ठीक है। उसके बाद हम लोग कहां पहुंच जाएंगे, हम लोग पहुंच जाएंगे बेटा 600 बीसी में, ठीक है। ये चैप्टर पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्री मौर्य, ठीक है। प्री मौर्य के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, मौर्य टाइम पीरियड, अशोक वाला, ठीक है। अब देखिए कि हम जन से जन, अभी आपने जन पढ़ा, जन से राष्ट्र तक का सफर कैसे तय कर रहे हैं, ये ट्रिक है। इस ट्रिक को हमेशा हमेशा के लिए अपने पास रखिएगा तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। बेटा प्री वैदिक एज में अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा कि सबसे बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी क्या थी, जन, ठीक है। जन, यही जन आगे जाके कहां, आगे जाके पोस्ट वैदिक एज में यही जन आगे जाके यहां पे बेटा क्या होने लगेगा, जन वर्सेस जन, क्योंकि बेटा मानव का स्वभाव ही क्या है, संघर्ष, युद्ध, ठीक है। तो बैटल्स करेगा। युद्ध का बेटा एक नियम होता है, क्या नियम होता है, अब आपके दिमाग में खून खराबा आ रहा होगा, नहीं, युद्ध का बेटा एक मीनिंग ये भी होता है कि मिलन, नहीं समझे, युद्ध का एक अर्थ क्या होता है, मिलन। कैसे, ऐसे कि जब मान लीजिए इस जन ने इस जन पर अटैक किया तो क्या होगा, ये जन इस जन को अपने में मिला लेगा, तो हुआ क्या, युद्ध। लेकिन युद्ध से क्या हुआ, मिलन। तो युद्ध का एक अर्थ क्या होता है, मिलन। ये नया अर्थ है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो जब जन और जन आपस में फाइट करेंगे तो बेटा किसका निर्माण कर देंगे, आपके दिमाग में अब आ रहा होगा, किसका निर्माण कर देंगे, जनपद का। तो अब आप समझ रहे हो समझाया क्या जा रहा है, ये यक्ष प्रश्न है कि जो समझाया जा रहा है वो समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो कमेंट जरूर करिएगा। तो प्री वैदिक में क्या हमने पढ़ लिया कि जन और जन आपस में भिड़ेंगे, ठीक है। युद्ध होगा तो मिलन होगा तो हमें जनपद कहां सुनाई देगा, पोस्ट वैदिक एज में। इसलिए आपसे एग्जाम में पूछता है बड़े आराम से कि निम्न में से किस शब्द का, वर्ड का यूज प्री वैदिक टाइम पीरियड में नहीं हुआ है। तो आप जान रहे हैं किसका नहीं हुआ है, जनपद का। जनपद शब्द का यूज अगर आप यहां करेंगे तो आप गलती करेंगे, ठीक है। तो यहां पर जन और जन फाइट करके जब अपने आप को एक्सपेंड करेंगे तो वो बन जाएगा जनपद, ठीक है। अब फिर देखिए अब क्या होगा, जनपद वर्सेस जनपद होगा क्या नहीं। तो जब जनपद वर्सेस जनपद होगा तो 600 बीसी में आप कौन सा चैप्टर पढ़ते हैं बेटा, आप पढ़ते हैं 16 महाजनपद, 16 महाजनपद। बेटा इंग्लिश में भी इसको ऐसे ही लिखते हैं हम लोग, ठीक है। तो 16 महाजनपद। तो बेटा जन और जन भिड़े तो जनपद बन गया, जनपद भिड़े तो महाजनपद बन गया। तो महाजनपद कब बना, 600 बीसी में। क्लियर है। और अब फिर वही बात कि महाजनपद वर्सेस महाजनपद, अब तो एक और फिर बड़ी इकाई बनेगी, एक बड़ी यूनिट बनेगी एडमिनिस्ट्रेशन की। तो जब महाजनपद आपस में भिड़ेंगे तो प्री मौर्य टाइम पीरियड में क्या बन जाएंगे, स्टेट, यानी कि राज्य। सबका अपना टाइम पीरियड है।
राज्य शब्द का प्रयोग आप यहां से करना स्टार्ट करेंगे, है ना। आप एक चैप्टर हिस्ट्री में पढ़ते होंगे, राइज ऑफ मगध। यहीं पे हम लोग राइज ऑफ मगध पढ़ेंगे। जब मगध राइज करेगा तो वो स्टेट को क्रिएट कर देगा, ठीक है। और जब पूरी तरीके से राइज कर जाएगा मगध, ठीक है, तो इसके नेक्स्ट स्टेप वाला पोर्शन आ जाएगा। तो राज्य हमने बना लिया। अब क्या होगा बेटा, राज्य वर्सेस राज्य। अब राज्य और राज्य आपस में भिड़ेंगे तो मिलन शुरू हो जाएगा। तो जब राज्यों का मिलन हो जाएगा तब फिर एक बड़ी इकाई हमारे सामने आएगी, सबसे बड़ी इकाई, जिसको हम बोलते हैं राष्ट्र। अब समझ में आ रहा है कि राष्ट्र शब्द का प्रयोग, राष्ट्र वर्ड का यूज हमें किस समय से करना है, मौर्य टाइम पीरियड से। इसीलिए बेटा मौर्य टाइम पीरियड को कहा जाता है फर्स्ट सेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, ठीक है। तो किस डायनेस्टी ने इंडिया में फर्स्ट सेंट्रलाइजेशन को स्टैब्लिश किया, तो उसका आंसर है मौर्याज। बात समझ में आ रही कि नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। अब आप राष्ट्र शब्द का प्रयोग इससे पहले मत करिएगा, राज्य शब्द का प्रयोग इससे पहले मत करिएगा, महाजनपद शब्द का प्रयोग इससे पहले मत करिएगा, और जनपद शब्द का प्रयोग इससे पहले नहीं करना है। बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है। 2 मिनट तसल्ली से, या मान लीजिए 5-10 सेकंड इसको तसल्ली से देखिए, केवल देखिए। देख लिया तो इतना तो समझ में आ गया होगा कि आज समझाया क्या क्या गया है, ठीक है। तो बेटा ये समझाया गया है, थोड़ा सा देख लो। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, कुलग्राम बेस्ड जन, उसके बाद हम लोगों ने विवाह पर जो एक शूद्राज क्रिएट हो रहे हैं, उसके बाद ये हम लोगों ने वर्ण सिस्टम को समझने की कोशिश करी। आप चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अगर समझ में आ रहा है, और अच्छे से समझ में आ गया है तो साथ ही साथ नोट्स बनाते चलिए। उसके बाद बेटा हम लोगों ने ये वैदिक टाइम पीरियड को स्टार्ट किया था। क्लियर है कि नहीं, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो कमेंट करिए, ठीक है।